हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कॉमर्स डिजाइन चैनल। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन जो अभी आपके बुक्स में है, सारे इलस्ट्रेशन मैंने इसमें कवर किए हैं। और ये लेक्चर देखने के बाद जो है आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा कि किस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासीफाई करके उसको जो है लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अब देखेंगे इसके अंदर आज के इस लेक्चर में इलस्ट्रेशंस के बारे में। तो ये जो इलस्ट्रेशंस है, ये इलस्ट्रेशंस के अंदर जो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा कोई भी अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है इलस्ट्रेशन 2.7। आपका इलस्ट्रेशन आपके बुक्स में जो है इलस्ट्रेशन 2.7 में दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि स्टेप्स द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बिजनेस है वो 70,000 कैश के साथ जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या है, इसके अंदर कौन से दो अकाउंट्स है। तो इसके अंदर जो है आंसर शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कैश अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, सो ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में जो है सबसे पहले तो आपके बिजनेस के अंदर जो है 70,000 रुपीज जो है कैश आ रहा है। ठीक है, और ये जो कैश आ रहा है वो जो है बिजनेसमैन अपने पॉकेट से जो है लेके आ रहा है, अपने घर से लेके आ रहा है, इसके लिए वो कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, सो इसके लिए इसके अंदर आपको जो है दो अकाउंट्स मिलते हैं। एक तो कैश अकाउंट्स मिल रहा है क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, और दूसरा जो है वो अपने घर से पैसा लेके आ रहा है, इसलिए जो पैसा है इसके लिए जो दूसरा अकाउंट जो आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स में आपको जो है दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है, और ऑलवेज दो ही अकाउंट्स होता है। ठीक है, दूसरा है डिपॉजिट कैश इन टू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेसमैन है उसने बैंक के अंदर जो है 10,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, बिजनेसमैन के पास कैश ज़्यादा हो गया था जमा, तो उसने जाके बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। तो इसके अंदर आपको दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर शीट में आपको दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट्स। ठीक है, अब ये दो अकाउंट्स कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं इसके अंदर वो देखते हैं हम लोग। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है 10,000 रुपीज बिजनेसमैन ने डिपॉजिट किया। ठीक है, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे आएगा। और जो है क्या डिपॉजिट किया उसने, कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, इसलिए कैश जो है सेकंड अकाउंट से आएगा यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा और आपको इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो 10,000 रुपीज बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेगा, और ये कैश कहाँ, और ये जो कैश डिपॉजिट करेगा वो, तो उससे आपका जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कैश का जो बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ था बिजनेसमैन का वो वहां से निकल के अभी वो बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। सो सीधी सी बात है, आपको इस तरीके से यहाँ पे दो अकाउंट्स मालूम पड़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज ₹5,500। ऑफिस यूज के लिए हम लोगों ने जो है बैंक से 5,500 रुपया जो है विड्रॉ किया। सो जब कैश विड्रॉ होगा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया से, इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका जो भी बैलेंस था वो 5,500 से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपके पॉकेट में 5,500 रुपीज जो है कैश इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जगह से आप पैसा निकाल के ला रहे हो। ठीक है, तो जहां से पैसा निकलेगा वहां से पैसे का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो पैसा कहाँ से निकल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया से निकल रहा है। और पैसा कहाँ पे बढ़ रहा है, आपका कैश जो है आपका, वहां पे पैसा इंक्रीज होगा, क्योंकि जहाँ पे आप कैश रखे हो वहीं पे 5,500 रुपीज भी आप रखोगे। ठीक है, तो ये आपका विड्रॉवल है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे दो अकाउंट्स मिलते हैं। एक तो कैश आपको मिल रहा है, और दूसरा जो है बैंक ऑफ इंडिया मिल रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकलेगा और कैश का जो ओवरऑल बैलेंस है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल है ये भी, थर्ड वन। देन फोर्थ वन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने 5,000 रुपया दे के
कैश हमने गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये ट्रांजेक्शन से हमको सीधा सीधा ये मालूम पड़ रहा है कि हमने जो है परचेज किया है, ठीक है, गुड्स परचेज किया है। तो एक अकाउंट तो आपका पक्का हो गया कि इसमें परचेज अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अभी दूसरा जो है आपने कैश दिया, दैट्स वाई आपने परचेज किया। तो सेकेंड अकाउंट इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई किया है कैश, ओके। ये भी सिंपल है, ठीक है। और तो इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, तो और तो आप कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते हो। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे दो अकाउंट्स मालूम पड़ते हैं। देन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बताया गया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स ₹6,000। आपने उधारी पे, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे, आपने क्या किया, किरण स्टोर से 6,000 में गुड्स परचेज किया। अभी किरण स्टोर से आपने गुड्स परचेज किया है उधारी में, मतलब कि आपको जो है बाद में पैसा पे करना है, किसको, किरण स्टोर्स को। तो किरण स्टोर्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि वो आपने उधारी पे मान लिया है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है ना, मतलब कि परचेज, आप परचेज अकाउंट्स आपके पास जो है वो लिखना पड़ेगा, परचेस अकाउंट्स आपको। तो यहाँ पे जो है दो अकाउंट्स आपको मालूम पड़ रहे हैं यहाँ पे। एक तो परचेस अकाउंट्स, ठीक है, आपने गुड्स परचेस किया, दैट्स वाई परचेस अकाउंट्स है ये, ठीक है। परचेस का मतलब होता है खरीदी करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे परचेस अकाउंट्स मिला, को एक आइडेंटिफाई किया क्योंकि गुड्स आया आपके पास परचेस के थ्रू। और दूसरा आपको किरण स्टोर्स का अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया क्योंकि किरण स्टोर्स को जो है अभी नहीं, बाद में आपको पैसा पे करना है, तो उसका भी नाम आपको लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो इस तरीके से आपने ये 5 ट्रांजेक्शन्स में जो है जो जो अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किया वो आपने देखा। हम लोग आगे के ट्रांजेक्शन्स में बढ़ते हैं। आगे के ट्रांजेक्शन में दिया है स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। उसमें जो है नंबर 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। आपने बेचा है 3,000 रुपये में गुड्स, ठीक है। तो इससे आपको, इसमें आपको कौन से दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते हैं। एक तो आपको गुड्स आपने बेचा कैश में, इसका मतलब आपके पास कैश आया, तो कैश अकाउंट से ये आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद ये कैश कैसे आया, सेल किया तभी आया ना, तो दूसरा अकाउंट्स आपका क्या होगा, सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। सो इसलिए जो है हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कैश अकाउंट्स को, और दूसरा जो है सेल्स अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू रोहिणी ₹9,000। हमने रोहिणी को गुड्स सोल्ड किया 9,000 रुपये में, ठीक है। अब ये रोहिणी को आपने गुड्स सोल्ड किया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो है पूरी तरह से साइलेंट है कि रोहिणी ने आपको पेमेंट किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है। बट आपने रोहिणी को गुड्स सोल्ड किया, इसका मतलब ये हुआ कि रोहिणी को आपने जो है, रोहिणी को आपने गुड्स सोल्ड किया है और उसने आपको पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। इसका मतलब, इसका हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। इसलिए रोहिणी का अकाउंट से एक आएगा आपका, और रोहिणी को अकाउंट्स के अलावा आपने गुड्स बेचा, इसलिए सोल्ड सेल्स अकाउंट भी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो रोहिणी अकाउंट इसलिए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि रोहिणी ने गुड्स लिया है आपसे, ठीक है, ओके। और दूसरा अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स, क्योंकि हमने गुड्स बेचा और उसको रिसीव किसने किया, रोहिणी ने, ठीक है। सो सेवंथ ट्रांजेक्शन्स जो है, इस ट्रांजेक्शन्स में आपने इस तरीके से दो अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किया, ओके स्टूडेंट्स। देन ट्रांजेक्शन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रिसीव्ड डिविडेंड ₹4,500। आपने शेयर मार्केट्स में किसी कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस कंपनी ने आपको 4,500 रुपया, ₹4,500 का डिविडेंड दिया। सो डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड जो है आपका इनकम है, ठीक है। सो इनकम क्यों मिल रहा है आपको, एज अ डिविडेंड के रूप में आपको इनकम मिल रहा है। अच्छा, ये रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड रिसीव्ड कभी होगा, जब आपको जो है कैश में देगा, है ना, तभी आप उसको रिसीव्ड मानोगे। कोई भी चीज़ आपको रिसीव्ड कब होगी, जब वो आपको मिलेगी तब वो आप रिसीव्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक में या फिर आपको हार्ड कैश मिला होगा 4,500 रुपया, ठीक है। इसलिए जो है सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट्स लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे डिविडेंड अकाउंट लिखेंगे। ये दो अकाउंट हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है।
कभी भी जो है एकदम सिंपल है, कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन के अंदर से ही आपको जो है थिंकिंग करना है कि इसमें से कौन सा दो अकाउंट्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक अकाउंट आपको मिल गया तो दूसरा अकाउंट जो है आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है पेड ऑडिट फीस ₹1000। आपके बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, ठीक है, ऑडिटर्स आते हैं, तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया और आपने जो है पेड किया उसको ऑडिट फीस आपने पेड किया। इसका मतलब क्या, आपका बिजनेस से कैश जो है वो कम होगा। पेड का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा दे दिया। ठीक है, सो 1000 रुपीज आपका बिजनेस से कैश जाएगा। अच्छा, ये क्यों जाएगा? क्योंकि आपने इसको ऑडिट फीस के लिए दिया है। ठीक है, सो इस ट्रांजेक्शन्स में आपको सिर्फ इतना ही मालूम पड़ रहा है कि आपने पेमेंट किया है, तो वो भी क्यों पेमेंट किया है? ऑडिट फीस के लिए किया है। तो एक अकाउंट हमको मिला ऑडिट फीस और दूसरा अकाउंट हमको मिला कैश अकाउंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पे मालूम पड़ा कि किस प्रकार से जो है इस इलिस्ट्रेशंस में जो है अगर जो आपको ट्रांजैक्शंस दिया है तो उसी ट्रांजैक्शंस में से आपको रीड करके जो है दो अकाउंट्स ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं और उसको लिखना है। ठीक है, एसी जो है ये अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, सो इलिस्ट्रेशन 1 इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स में आपको जो है ये टोटल 12 अकाउंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है स्टेशनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट्स, लैपटॉप अकाउंट्स, महेश अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट्स, रिपेयर अकाउंट्स एंड वेजेस अकाउंट्स। ठीक है, वन बाय वन हम जो है इन सबको जो है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में जो है क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ, और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है पर्सनल, रियल, नॉमिनल का। पर्सनल अकाउंट्स में जो है मैंने महेश अकाउंट्स ले लिया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ले लिया, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट्स लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट्स, इन सबको मैंने पर्सनल अकाउंट्स में लिया। ओके, अब ये इन लोगों को पर्सनल अकाउंट्स में मैंने क्यों लिया उसका हम रीज़न देखते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स के लिए मैंने आपको जो है पहले के लेक्चर्स में आपको मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स विथ whom बिजनेस डील्स। These accounts are classified into the following three category। ठीक है, सो महेश जो है ये नेचुरल पर्सन अकाउंट्स में आता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग है। ठीक है, नेचुरल पर्सन है, इसलिए महेश जो है पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है ये भी नेचुरल पर्सन का ही अकाउंट है। क्यों? प्रोपराइटर जो भी पैसा बिजनेस में लाता है, ठीक है, तो जैसे कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस में पैसा लाया तो मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, इसलिए जो है कैपिटल अकाउंट जो है ये भी पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट जो है ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स है, पर्सन अकाउंट्स है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि जो बाय बर्थ नहीं होता है, जिसका बर्थ तो होता है बट वो नेचुरल बर्थ नहीं होता है, वो क्रिएटेड बाय लॉ। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। सो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट जो है ये क्रिएटेड बाय लॉ है और ये आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट्स में आता है, दैट्स वाई इसको मैंने पर्सनल अकाउंट्स में लिया है यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये भी जो है क्रिएटेड बाय लॉ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंक जिसको जो भी पर्सन चाहे वो बैंक को ओपन कर दे। ठीक है, बैंक जो है ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बोले तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये क्रिएट हुई है। ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? जब भी आपको जो है क्लासिफिकेशंस के लिए पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग ये 3 कैटेगरी देख लेना। और मैं आपको एक थंबनेल एक आपको जो है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको अकाउंट्स
को जो है पर्सनल अकाउंट्स में लेना हो तो हमेशा ये सोच लेना कि इस व्यक्ति के ऊपर हम लोग जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं। सो महेश के ऊपर कोर्ट में केस फाइल होगा, कैपिटल अकाउंट जिसका है उसके ऊपर भी कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। मशीनरी के ऊपर आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, इसलिए वो पर्सन नहीं है। ठीक है, इसके लिए उसको हम जो है पर्सनल अकाउंट्स में नहीं लेंगे। बिल्डिंग जो है इसको भी, ये जो है बाय बिल्डिंग जो है ये भी नेचुरल पर्सन नहीं है। बिल्डिंग जो है ये भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ नहीं है बिल्डिंग, वो तो क्रिएटेड बाय ईटा सीमेंट्स है ना, उसको सब लगाने के द्वारा बिल्डिंग बनाया गया है। कॉपीराइट जो है इसके ऊपर भी आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, ये भी नेचुरल पर्सन नहीं है। लैपटॉप भी जो है क्रिएटेड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, वो तो क्रिएटेड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह जो है वो लगाने से बना हुआ है। सो ये आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। ठीक है, वो मशीन है। इसी तरीके से स्टेशनरी पेन पेंसिल जो है ये भी नेचुरल पर्सन नहीं है या आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पर्सन भी नहीं है। ठीक है, लॉस बाय फायर रिपेयर्स वेजेस। ठीक है, ये सब जो है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में नहीं आएंगे। दैट्स वाई इनको हम लोग ने नॉमिनल अकाउंट्स में रखा हुआ है। ओके, अच्छा, अब नॉमिनल अकाउंट्स में इनको क्यों रखा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नॉमिनल अकाउंट्स में जो है एक दिया गया है, सॉरी आपको जो है रियल नॉमिनल अकाउंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो रियल अकाउंट्स में देखते हैं मशीनरी को रियल अकाउंट्स में क्यों लिया है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, अब मशीनरी जो है जिस भी बिजनेस में मशीनरी होगी उसका ओनर वही बिजनेस वाला होगा। ठीक है ना, और मशीनरी जो है ये टेंजिबल रियल अकाउंट्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी सीन टच्ड एंड फेल्ट। ओके, सो दैट्स वाई मशीनरी इज अ रियल अकाउंट्स। इसी तरीके से बिल्डिंग अकाउंट जो है ये भी हमारा एसेट्स है। ठीक है, जिस भी कंपनी के पास बिल्डिंग होगा अपना खुद का, वो उस कंपनी के लिए एसेट्स हो गया। सो यहाँ पे लिखा है कि रिप्रेजेंट्स एसेट्स, तो बिल्डिंग जो है एसेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी का, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टेंजिबल रियल अकाउंट्स है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बिल्डिंग आल्सो इन कम्स अंडर द रियल अकाउंट। कॉपीराइट भी हमने देखा था, जैसे कि कोई भी बुक्स आप लिखते हैं तो उसका जो है कॉपीराइट्स बनता है। ठीक है, कोई भी मूवी जो है उसका कॉपीराइट्स बनता है। ओके, सो कॉपीराइट जो है ये भी एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, ये एसेट्स की कैटेगरी में आता है बट ये इंटेंजिबल है, जिसको हम, जिसका हाथ पैर पाँव कुछ होता नहीं है। ओके, सो ये कॉपीराइट जो है इसको हम लोग इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में ले रहे हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स मीन्स assets which can be seen, touched or felt, but they can be measured in terms of money. एग्जाम्पल गुडविल, अभी जो गुडविल होता है, कॉपीराइट जो है इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कि ठीक है। और कॉपीराइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अगर जो आपने कोई मूवी या फिर कोई बुक्स आपने लिखा है तो उसका डुप्लीकेट या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी दूसरा इंसान उस प्रकार की मूवी, उस प्रकार के सॉन्ग्स या फिर उस प्रकार के बुक्स को नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है उसको जो है उसके लिए पैसा मिलना चाहिए, जिसने इतना मेहनत से उस चीज को बनाया है ना, तो उसके लिए कॉपीराइट्स जो है ये एक टर्म्स है। ओके, सो सेकेंड वन इज लैपटॉप। अब लैपटॉप जो है ये भी बिजनेसमैन के लिए क्या है, एसेट्स है। सो इट कम्स इन द रियल अकाउंट्स। ओके, अच्छा, स्टेशनरी पेन पेंसिल ये बिजनेस में एसेट्स नहीं होता है। ठीक है, लॉस बाय फायर रिपेयर्स ये सब जो है, वेजिस ये सब क्या है, ये सारे एक्सपेंसेस है। कोई भी बिजनेसमैन अगर जो स्टेशनरी परचेस करेगा तो जो है लिखने के लिए स्टेशनरी परचेस करेगा, मतलब वो खर्चा हो गया। बिजनेस के अंदर अगर जो कभी सपोज जो है फायर आ गया, फायर लग गया है तो उससे क्या होगा, आग लग गई तो उससे लॉस हो जाएगा। सो दैट आल्सो कैन नॉट, दैट आल्सो
comes under the nominal account. Nominal account क्या कहता है कि the accounts of expenses, losses, income and gains are called as nominal accounts. So ये stationery क्या है, ये expenses है. Loss by fire क्या है, loss है. आपने बिजनेस के अंदर कुछ टूट फूट गया, उसको रिपेयर कराया, दैट इज ऑल्सो योर एक्सपेंसेस, सो इट विल बी कम अंडर द नॉमिनल अकाउंट्स. उसी तरीके से आपके यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप पेमेंट देंगे, वेजेस देंगे, सो दैट इज योर एक्सपेंसेस ना. सो इट विल बी कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट्स ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ. इलस्ट्रेशन 3 में जो है आपको अगेन जो है 12 टाइप के अकाउंट्स दिए गए हैं. इसको जो है आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के में क्लासीफाई करना है. बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है. कैसे करेंगे देखते हैं. सो यहाँ पे जो है मैंने इसको क्लासीफाई किया. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, रोहित अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट्स, ठीक है. सो ये सब जो है इंडिविजुअल्स आते हैं. इसके अंदर जो है पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है उसने काम कर लिया है बट आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी है, ठीक है. सो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने आपके यहाँ पे काम किया है बट आपने उनको सैलरी नहीं दी है. तो ऐसे लोगों का आप एक लिस्ट बनाएंगे, एक पेज पे लिस्ट बनाएंगे ऐसे वर्कर्स का, और उसको आप क्या बोलेंगे, ये है ओन वर्कर का नाम जिन्होंने काम किया बट हमने उनको अभी पैसा पे नहीं किया. सो उस लिस्ट को आप क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी. मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है एक तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल, रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ पर्संस को. दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस इन बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है. तो आपके बिजनेस में ऐसे लोगों ने जो काम किया बट उनको पैसा आपने नहीं दिया है, तो इन लोगों का जब आप लिस्ट बनाएंगे तो वहां पे टॉप पे हेडिंग क्या देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो समझ में आया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा. दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सनल अकाउंट्स. ओके. रोहित अकाउंट, रोहित ने आपके यहाँ पे, रोहित से आपने बिजनेस डील किया बट आपको रोहित से पैसा लेना है या देना है, ठीक है. और रोहित के ऊपर आप जो है कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हो. और रोहित जो है सबसे बड़ी बात नेचुरल पर्सन के अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, नेचुरल पर्सन. ओके. सो इसलिए रोहित को हम पर्सनल अकाउंट्स में लेंगे. लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ये क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस LIC की जो कंपनी है इसको किसने बनाया है, इसको लॉ ने बनाया है. ओके. दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स हो जाता है. और जब ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा. लोन अकाउंट, आपके बिजनेस में जो है आपने किसी से लोन लिया. अब लोन आप किससे लेंगे, लोन आप किसी ना किसी नेचुरल पर्सन से लेंगे या फिर आर्टिफिशियल पर्सन से लेंगे. आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो वो बैंक होगा, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है. सो ये सब जो लोग होते हैं वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है. क्यों, क्योंकि इन लोगों का जो बर्थ हुआ रहता है, जो जन्म हुआ रहता है, वो कैसे हुआ रहता है, वो जो है क्रिएटेड बाय लॉ. यहाँ पे लिखा है ना आर्टिफिशियल पर्सन विच इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. सो बैंक ऑफ, कोई भी बैंक होने दो, कोई भी कंपनी होने दो, कोई भी क्लब होने दो, ठीक है, ये सब जो है ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होते हैं. इनको क्रिएट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है, ठीक है. सारी चीजें आपको जो है गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है, तब जाके ये सब क्रिएट होते हैं. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये पर्सन तो है, ठीक है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन है. ओके. सो लोन आप जिससे भी लेंगे वो भी आर्टिफिशियल पर्सन होगा. आप टीवी, रेडियो या फिर लैपटॉप से तो लोन ले नहीं सकते हो, ठीक है. वो लोग आपको थोड़ा लोन देंगे. लोन तो नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन जो होगा वही देगा लोन आपको. सो लोन अकाउंट्स भी जो है इस तरीके से पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा. प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस जो है कभी भी जो है 1 साल का होता है. सो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने का होगा. और अगर जो आपने जो है सपोज फरवरी में इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो फरवरी और मार्च का जो पैसा है,
ठीक है, वो तो करंट ईयर का हो गया, लेकिन जो उसके आगे का पीरियड का पैसा है वो आपने एडवांस में पेड कर दिया, है ना। सो दैट इज द प्रीपेड, ओके, उसको बोलते हैं कि एडवांस में पेमेंट। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि हम लोग जो है रिचार्ज करते हैं 28 दिन का, लेकिन पैसा हम जो है 28 दिन का एक साथ वेरी फर्स्ट डे दे देते हैं, है ना। ठीक है, दैट इज द प्रीपेड, ओके। सो इंश्योरेंस जो है ये आप प्रीपेड है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस किसको जाएगा, एलआईसी को जाएगा या फिर या कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। ठीक है, एलआईसी को जाए या कोई ना कोई कंपनी को जाए, सो इट विल बी आर्टिफिशियल पर्सन ही होगा ना वो। सो इसके लिए हम उसको पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में लेंगे। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि आपने जो है बिजनेस से कुछ अमाउंट्स आपने अपने खुद के खर्चे के लिए यूज किया। तो खुद का जो खर्चा रहेगा वो किसका रहेगा, प्रोप्राइटर का होगा, कंपनी के मालिक का होगा। और कंपनी का मालिक कौन है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है, ओके। या फिर एलआईसी ने भी समझो जो है कुछ पैसा खर्च किया अपने खुद के लिए, ठीक है, खुद के पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। और ये ड्राइंग्स जो है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। क्यों क्यों आता है, क्योंकि वो ड्राइंग किसके लिए होता है, नेचुरल पर्सन्स के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रियल अकाउंट में मैंने कैश क्यों लिया, फर्नीचर क्यों लिया, गुडविल और ट्रेडमार्क को हमने रियल अकाउंट्स में क्यों लिया। क्योंकि रियल अकाउंट्स हमें ये बता रहा है, देखिए रियल अकाउंट्स में सीधा सा आपका रूल है कि एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो बिजनेस का होगा तो उसको हम रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में लेंगे। और रियल अकाउंट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल ऐसे दो अकाउंट्स आते हैं। टेंजिबल जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ड, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। सो कैश अकाउंट्स को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अ रियल अकाउंट्स। फर्नीचर को भी हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अ रियल अकाउंट्स। गुडविल एंड ट्रेडमार्क जो है इन दोनों को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट जो है गुडविल, जिस भी कंपनी का बहुत अच्छा रेपुटेशन है उसका मार्केट में गुडविल होगा, मतलब कि उसका नाम होगा। और नाम को ही हम लोग इंग्लिश में जो है अकाउंट्स में क्या बोल, कौन से टर्म से जानते हैं, गुडविल के नाम से, ठीक है। सो जो है जिसका रेपुटेशन अच्छा है उसका मार्केट में गुडविल अच्छा है। गुडविल कैसे अच्छा होगा, सपोज 10 करोड़ का गुडविल, 50 करोड़ का गुडविल, मतलब कि वो कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, ठीक है। सो उसको हम लोग मनी के टर्म्स में जो है नापते हैं, मेजर करते हैं। इसके लिए जो है वो एक प्रकार का एसेट्स हो गया, बट वो कौन सा एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, दैट्स वाई इसको हम रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में लेंगे। एसेट्स कोई भी अकाउंट्स में अगर जो एसेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको स्टूडेंट्स आप लोग रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में ले लो। ट्रेडमार्क, ठीक है, तो ट्रेडमार्क भी जो है ये आपका कॉपीराइट जैसा ही होता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो है ये भी आपका रियल अकाउंट्स है। बहुत सारे कंपनी का लोगो वगैरह आपने देखा है, ठीक है। सो जो कंपनी का लोगो है दैट इज द ट्रेडमार्क, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग देखते हो मार्केट में तो उसका लोगो होता है, दैट इज द ट्रेडमार्क, ओके। फिर उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कमीशन और इंटरेस्ट अकाउंट को हमने नॉमिनल अकाउंट में लिया हुआ है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में खाली एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम्स आएंगे। सो अगर जो आपने किसी को कमीशन दिया है दैट इज द एक्सपेंसेस, अगर जो आपको कमीशन कहीं से मिला है दैट इज द इनकम फॉर यू। सो इनकम और एक्सपेंसेस किस कौन से अकाउंट्स में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, ठीक है। उसी प्रकार से इंटरेस्ट, अगर जो आपने बैंक में पैसा जमा किया और आपको इंटरेस्ट मिला, दैट इज द इनकम फॉर योर बिजनेस, ओके। और इसका उल्टा समझो, आपने किसी से उधारी पे पैसा लिया है और वो आपको उधारी पे पैसा जो है खैरात में नहीं देगा, आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, तो आप उसको इंटरेस्ट देंगे, दैट इज द एक्सपेंसेस फॉर योर बिजनेस, ओके। सो whenever whenever इनकम एंड एक्सपेंसेस की जब भी बात होगी तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डालेंगे। और जब भी एसेट्स की बात होगी तो उसको रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में डालेंगे। और जब भी कोई पर्सन्स की बात होगी, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो या फिर नेचुरल पर्सन हो, तो उसको पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। सो इसके अंदर जो है टोटल 14 अकाउंट्स दिए गए हैं आपको। ठीक है। सो ये 14 अकाउंट्स जो है क्या होता है वो वन बाय वन हम देखेंगे, समझेंगे और फिर इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। सॉरी, टोटल 12 आपको दिया गया है यहाँ पे। सो ये 12 में क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे मैंने जो है इसको जो है मैंने टेबल में क्लासीफाई कर दिया है। कुछ अकाउंट्स को मैंने एसेट्स में लिया है, कुछ को मैंने लाइबिलिटी में डाला है, कुछ को इनकम और गेंस में डाला है, कुछ को एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस के बेसिस पे दिया है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखना कि एग्जाम में जो है वो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो है बहुत सारे अकाउंट दे देगा। कभी बोलेगा कि एसेट्स के बेसिस पे डालो, तो कभी बोलेगा पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स के बेसिस पे डालो। ठीक है। तो कुछ भी वो बोलेगा वो, तो आपको इस तरीके से जो भी क्वेश्चन में आपको पूछेंगे उस हिसाब से उसको यहाँ पे आपको हेडिंग में देना है। और फिर हम लोग जो है अपना स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करेंगे, क्या, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। ये जो दो मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है, ठीक है, ये दो नोट्स के सहारे जो है हम कोई भी अकाउंट्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से, एकदम टेंशन फ्री होके। ठीक है। तो देखते हैं एसेट्स में प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है? आपने सपोज कोई ऑफिस बिल्डिंग लिया है और वो ऑफिस बिल्डिंग का जो भाड़ा आपने आपको देना है वो आपने एडवांस में दे दिया है। सो आपने क्या किया, प्रीपेड दिया। अभी आपने एडवांस में जो है रेंट दे दिया है, रेंट जो ओनर है उस ऑफिस प्रीमाइसेस का। सपोज आपने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे अभी यहाँ पे और दिन नहीं रहना है। ठीक है। आपको प्रीमाइसेस खाली करनी है, तो आपको, आपने जो रेंट एडवांस में दिया है वो रेंट आप वापस मांगेंगे। ठीक है। तो एक तरीके से अगर जो हम कोई चीज़ यूटिलाइज नहीं करते हैं और उसका पैसा एडवांस में दे के रखते हैं और फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि हमको नहीं चाहिए, तो हम अपना पैसा वापस मांगेंगे। सो जो एडवांस में दी हुई चीज़ है वो आपके लिए एक प्रकार का एसेट्स हो गया। ठीक है ना। सो दैट्स वाई एसेट्स, प्रीपेड रेंट को हमने एसेट्स की कैटेगरी में लिया है यहाँ पे। ओके। नहीं तो आप समझेंगे कि रेंट जो है एक्सपेंसेस है, इसके लिए इसको मैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लूँ। नहीं, आप रेंट को एक्सपेंडिचर में ले सकते थे जब वो खर्चा होता था। यहाँ पे आपने रेंट एडवांस में दे के रखा है। ठीक है। सो एडवांस में दे के रखा है, सो अभी तक आपका खर्चा हुआ नहीं है। ठीक है। इसलिए जो है इसको हम एसेट्स में रखेंगे, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा दिया है और एडवांस में दी हुई चीज जो है कभी भी डील कैंसिल होने के बाद हम अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। ओके। मोटर कार, आपने अपने बिजनेस के लिए एक मोटर कार परचेस की है। मोटर कार को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है। सो इट इज़ अ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का यहाँ पे रूल देख लो, टेंजिबल रियल अकाउंट है ये। ठीक है ना। ओके, दैट्स वाई हमने मोटर कार को एसेट्स में रखा है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स जो है आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपने इन्वेंशन किया है, ठीक है, उसका आपको पैसा मिलता है। ओके। सो ये कॉपीराइट जो है आपका एसेट्स है। ठीक है। बट उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग्स और मूवीज जो बनती हैं, ये अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पे प्ले होती है। तो जो भी प्लेटफॉर्म पे ये प्ले होगी उसके ओनर को जो है पैसा देना पड़ता है। ठीक है। चाहे वो यूट्यूब पे प्ले हो या फिर वो जो है कोई अलग एप्लीकेशंस पे प्ले हो, वो जो भी उस मूवी का एक्चुअल ओनर होगा उसको कॉपीराइट का पैसा आता है। ओके। सो पैसा आ रहा है और वो आपका एसेट्स हो गया उस ओनर के लिए। ओके, दैट्स वाई इसको हमने एसेट्स की कैटेगरी में लिया। प्रीमाइसेस, ठीक है, आपका बिजनेस का खुद का प्रीमाइसेस है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, या फिर और भी कोई प्रीमाइसेस हो या गोडाउन हो। ठीक है। बट जगह आपकी खुद की बिजनेस की है, सो इट इज़ एसेट्स, और वो हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट्स। दैट्स वाई इसको एसेट्स की कैटेगरी में ले लिया हमने। अच्छा, अभी लाइबिलिटी की कैटेगरी में मैंने क्या क्या रखा है, बैंक लोन और रेंट। बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया है। सो ये पैसा अभी मुझे बैंक को वापस देना है। मैंने जब तक ये पैसा मैं बैंक को दूंगा नहीं तब तक इट इज़ अ लाइबिलिटी, ये वो उधारी है मेरे सर पे, कर्जा हो गया। ठीक है। सो लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया कि
पैसा तो ले लिया बट अभी तक वापस उसको रिटर्न नहीं किया है, मतलब कर्जा, आप कर्जदार हो गए, ठीक है। दैट्स वाई इसको लायबिलिटी अकाउंट में लेंगे, ठीक है। और रेंट पेएबल, आपने पूरा महीना जो है प्रीमाइसेस यूज किया बट अभी तक आपने रेंट दिया नहीं है, किसको, जो उस जगह का मालिक है उसको आपने अभी तक पैसा दिया नहीं है। सो रेंट अभी तक पेएबल है, ठीक है। सो इट इज़ अ लायबिलिटी, अगेन वो एक तरीके से आपकी उधारी हो गई है और आपको पैसा पे करना है, सो इट इज़ अ लायबिलिटी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने कहीं पे पैसा डिपॉजिट किया करके रखा था और अब आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इट इज़ अ इनकम। ओके, सो इसको हम इनकम और गेंस में लेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड का मतलब ये हुआ कि आपने किसी शेयर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिस भी कंपनी में, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दे दिया, सो दैट इज़ द डिविडेंड, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। सो जब इस प्रकार का पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है उस इन्वेस्टमेंट पे, सो इट इज़ अ इनकम गेन, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम इनकम और गेन्स की कैटेगरी में रखेंगे। एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, ये एकदम सिंपल है। बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है, जैसे कि बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन को सैलरी देना है वर्कर्स को, सो इट इज़ अ एक्सपेंडिचर, सो इसको एक्सपेंडिचर के ग्रुप में लेंगे। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपको किसी से पैसा लेने का था बट आपको मिलने वाला नहीं है, वो पर्सन समझो एक्सपायर हो गया, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है, तो अभी आप उसके पीछे पीछे जा नहीं सकते हैं वापस से पैसा मांगने के लिए। ओके, वो तो पैसा आपको आने वाला नहीं है, सो इट इज़ अ बैड डेब्ट्स। सो ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, दैट्स वाई उसको मैंने एक्सपेंडिचर एंड उसको मैंने लॉस की कैटेगरी में रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, आप अपने लाइफ को सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आपको जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो ये एक प्रकार से क्या है, आपका खर्चा ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस की कैटेगरी में लेंगे। ऑडिट फीस, आप जो है अच्छी तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं और फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए ऑडिटर्स आएगा, वो बुक्स वगैरह चेक करेगा और अपनी फीस मांगेगा, सो इट इज़ अ एक्सपेंडिचर। ओके, सो इसको हम जो है एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखेंगे। सो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग जो है टाइम टू टाइम जो है पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स को रिफ़र करते रहेंगे और आंसर को इजी बनाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहीं पे आपका लेक्चर्स जो है में एक और देखना है अपने को, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो है, इसके अंदर जो है आपको लैंड, आपको जो है टोटल 25 24 टोटल 25 टाइप के जो है आपको इलिस्ट्रेशन दिया गया है। सो ये इलिस्ट्रेशंस को जो है मैंने वापस से जो है यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये जो 25 दिया गया है, इसको मैंने एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स और एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में लिया है। सो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि एनिमल, जैसे कि कोई तबेला है, उसके अंदर जो है गाय भैंस होती है तो उसको हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। कैश एट बैंक कॉपीराइट, कैश एट बैंक कॉपीराइट, ठीक है। सो ये सब जो है आपको कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए एसेट्स है, दैट्स वाई इसको एसेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। लाइबिलिटी की कैटेगरी में उन लोगों को रखेंगे जो लोगों को पैसा देना है लेकिन हमने दिया नहीं है। सो जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, उधारी पे माल लिया लेकिन अभी तक पैसा दिया नहीं है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का मतलब होता है कि आपने जो है माल तो ले लिया लेकिन अभी तक आपने उसका बिल का पेमेंट नहीं किया, सो ये भी सैलरी क्रेडिटर्स जैसे ही होता है, बिल्स पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक से आपने जो है 4 रुपये आपका बैंक में बैलेंस था लेकिन आपने 10 रुपया बैंक से ले लिया, सो दैट इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको रेंट देने का है बट अभी तक आपने रेंट दिया नहीं है, बैंक लोन। सो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको जितना भी पैसा आपको उधारी है उन सबको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं,
दैट्स वाई इसको लायबिलिटी कैटेगरी में रखना आप लोग। देन इनकम एंड गेन्स, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट आता है, डिस्काउंट आता है, ठीक है, इन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट आपको मिलेगा अगर जो आपने किसी को भाड़े पे दिया है अपने अपना जगह या फिर अपना प्रीमाइसेस वेटेवर, आपको कमीशन मिलेगा। तो ये सब आपका इनकम है, दैट्स वाई आप इन सभी अकाउंट्स को इनकम एंड गेन्स की कैटेगरी में रखो। एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, आपके बिजनेस के अंदर अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया, सो आपका एक्सपेंस हो गया हो, ठीक है, लॉस हो गया, दैट्स वाई आप उसको एक्सपेंडिचर एंड लॉस की कैटेगरी में रखेंगे। आपने गाड़ी भाड़ा दिया, फ्रेट दिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, आपका कोई बिजनेस का सामान खराब हो गया था, आपने उसको रिपेयर किया, ठीक है, मेंटेन करवाया आपने उसको, सो अगेन योर इट इज़ अ एक्सपेंसेस। कैरेज मतलब अगेन गाड़ी भाड़ा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस में आपको लिखा पढ़ी करने के लिए आपने जो है पेन पेंसिल ये सब खरीदा, सो इट इज़ अ एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस के अंदर जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना होता है, इट इज़ अ एक्सपेंसेस, सो इट विल बी कम्स अंडर द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस की कैटेगरी में। और फिर यहाँ पे अमित कैपिटल को हमने कैपिटल अकाउंट में रखा हुआ है क्योंकि अमित जो है नेचुरल पर्सन्स की कैटेगरी में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब बहुत ही सिंपल है। कहीं पर भी अगर जो आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप लोग जो है ये जो टेबल है पर्सनल अकाउंट्स का और इम्पर्सनल अकाउंट्स का, इसको ज़रूर एक बार शांति से रिफ़र कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, सो यहीं पे हम लोग जो है ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। और जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में आप लोग अपना कमेंट्स लिखिए, फॉरवर्ड कीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं उसको वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर्स, इनकम में हम क्लासीफाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अवश्य समझ में आया होगा। और जो है किसी के दिमाग में कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, कॉमर्स लीजेंड चैनल पे, प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि यह फ्री लेक्चर का बेनिफिट सभी को मिल सके। तो बने रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस।